स्वागत है दोस्तों आपका हमारा इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एड्यूटेरिया की तरफ से जो 66वीं बीपीएससी का मॉडल टेस्ट सीरीज उतारा गया है बुक, उसका आज हम मॉडल सेट 8 के क्वेश्चन और आंसर को पूरे 150 देखेंगे। तो दोस्तों जैसा इसका टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले एक चीज़ आपसे बोलना चाहते हैं कि दोस्तों जैसे ही ये वीडियो अपलोड होता है, टेस्ट सीरीज जितना भी मैं एडिटोरिया का जो 66वीं बीपीएससी का अब तक 1 से लेकर 7 तक टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग जो कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन, मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना ऑब्जेक्शन आ जाएगा इसके प्रश्न पे, तो जो भी आप लोग कमेंट किए हैं उसका रिप्लाई नहीं जा रहा है तो आप लोग निराश मत होइए। उन सारे कमेंट्स को पढ़ा जा रहा है और जो जो आप लोग का ऑब्जेक्शन है उसको भी नोट किया जा रहा है। और एक बार जब सोच रहा हूँ कि एक बार या तो टेस्ट 8 तक कंप्लीट कर दूँ या फिर 15 तक, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में एरर है, गलत है, एवरेज लेके चलिए। एक सेट में अगर 2 या 3 गलत है तो एवरेज लेके चलिए 30 क्वेश्चन गलत होंगे, 30 या 40 पूरे सेट में, पूरे बुक में। तो वो 30-40 क्वेश्चन का पूरा जो जो गलत मिल रहा है आपके कमेंट देखने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद, उन सारों को नोट किया जा रहा है और आपको एक बार आकर सारे गलत प्रश्नों का जो भी है एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा लाइव आकर, या फिर उस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को लाइव आकर आप लोग को कर दिया जाएगा, सारा क्लैरिफिकेशन कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। ये वीडियो भी अपलोड होगा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 8। इसका भी अगर आप लोग को लगता है कि कोई प्रश्न गलत है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट करने से ही उस प्रश्न पे हमारा ध्यान जाता है और उसके बाद आप लोग का उसका एक अलग वीडियो बनाकर पूरे सेट का जो भी गलत है, सही है, सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आपको हम आज एडिटोरिया की तरफ से जो 66वीं बीपीएससी का बुक उतारा गया है उसका मॉडल टेस्ट 8 का पूरा क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोलंबो में स्थापित होने वाला ईस्ट कंटेनर टर्मिनल भारत और श्रीलंका के अतिरिक्त और किस देश की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का निर्माण कोलंबो बंदरगाह पर भारत, श्रीलंका और जापान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिसमें 51% हिस्सेदारी श्रीलंका की होगी तथा 49% हिस्सेदारी भारत और जापान की संयुक्त रूप से होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देश का पहला सौर रसोई गांव जहां प्रत्येक घर में सौर ऊर्जा से संचालित स्टोव पर रसोई बनाई जाती है, किस राज्य में स्थित है? तो दूसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित बांचा गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित रसोई वाला देश का पहला गांव बन गया है। तीसरा क्वेश्चन में आइए। विश्व जनसंख्या सूचकांक 2020 में विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 89। और इसमें भारत का 181 देशों में 89वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर। चौथा बोल रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटीन सुविधा स्थापित की गई है? तो कौन सा वो राष्ट्रीय उद्यान है? तो चौथा का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पे आपका पहला वन्य जीवों के लिए क्वारंटीन सुविधा स्थापित की गई है। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर। पांचवा में बोला जा रहा है कि महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। और ये वर्क फ्रॉम होम के तहत इसे संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट आइए छठा नंबर में। छठा बोल रहा है कि अप्रैल 2020 में किस भारतीय बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधाओं को जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक ने। नेक्स्ट आइए सातवें नंबर पे। सातवां नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन आवश्यक दवाइयों तथा अस्पताल के उपयोग संबंधी सामग्रियों की सहायता पहुंचाई है? तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव। नेक्स्ट आइए 8 नंबर में। 8 नंबर में बोल रहा है
कि शशि थरूर को उनकी किस पुस्तक के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? तो ये बहुत लोग को पता हो जाएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस के बुक के कारण। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा गया बुक है। तो 8वां का डी इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर आइए। 9 नंबर बोल रहा है कि भारत का कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना को पूरी तरह लागू करके देश का पहला घर जल राज्य बन गया है? ठीक है, पहला हर घर जल राज्य बन गया है। तो 9 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। ठीक है, और ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। 10वां नंबर आइए। 10वां में बोल रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वासुदेव मोही। तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें उनकी पुस्तक चेक बुक के लिए दिया गया है। तो 10वां नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 11 नंबर। 11 नंबर में बोल रहा है कि भारतीय चाय बोर्ड द्वारा फरवरी 2020 में रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किस राज्य की चाय को बढ़ावा देने हेतु किया गया? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। 12 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोफिया केनिन को 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में हराकर महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इगा स्वितेक। तो 12 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल के खिताब पोलैंड की इगा स्वितेक ने अमेरिका की सोफिया केनिन को हराकर जीता, और यह ईगा स्वेतिक का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है और वह टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गई हैं। तो 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। 13 नंबर में आइए। 13 नंबर बोल रहा है कि भारतीय कपास को विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जो ब्रांड नाम दिया गया है वह क्या है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कस्तूरी कपास। नेक्स्ट आइए 14 नंबर। 14 क्या बोल रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पॉसेक्स युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो 14 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो पॉसेक्स युद्ध अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच सितंबर 2020 में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आइए 15 नंबर। 15 नंबर बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत किस दिवस पर की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज दिवस। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये स्वामित्व योजना क्या है? तो इसका उद्देश्य गांव की हर संपत्ति को ड्रोन के माध्यम से मैपिंग कर झगड़े की स्थिति को कम करना है। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 16 बोल रहा है कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामले में किस राज्य को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 नंबर में बोला जा रहा है कि आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने आर्कटिक एम उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो 17 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। 18 नंबर बोल रहा है कि मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्ति कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मूर्ति कला गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 नंबर बोल रहा है कि 22 मई 2020 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो इसका जो थीम था वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर।
नेक्स्ट आइए 20 नंबर। 20 नंबर बोल रहा है कि हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए नई एफडीआई नीति के निर्देश जारी किए हैं। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। 21 नंबर बोला जा रहा है, 21 में बोल रहा है कि मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई, मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत राजस्थान ने की है, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 22 नंबर। 22 नंबर बोल रहा है कि फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। तो BBIN मोटर वाहन समझौता बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, यहाँ देखिए वर्ड्स ही हैं, पहला बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा इंडिया, चौथा नेपाल के बीच हुआ है। तो देखिए बोल रहा है इनमें से कोई शामिल नहीं, इनमें से सभी शामिल है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। 23 नंबर में बोला जा रहा है कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी, बीजिंग में। शीतकालीन यहाँ पे बोल रहा है, तो 24वां हो गया। अगर पूछेगा 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो कि 2026 में हो, वो कहाँ होगा? तो मिलान, इटली में होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए 24 नंबर। यहाँ पे बोल रहा है वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिमल जुल्का को। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में। 25 बोल रहा है कि बजट 2020-21 के तहत केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो 25 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कुसुम योजना। इसी को बोलते हैं, या तो रहेगा PM कुसुम योजना। ठीक है। नेक्स्ट आइए 26 नंबर। 26 बोल रहा है कि महिलाओं की T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो 26 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिसा हिली ने। और ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। 27 नंबर आई है। 27 में बोल रहा है कि भारतीय रेलवे ने रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर शोध के लिए किस IIT कॉलेज के साथ समझौता किया है? तो 27 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT कानपुर। नेक्स्ट आइए 28 नंबर। 28 बोल रहा है कि भारत में निजी जेट टर्मिनल बनाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही हो जाएगा 28 का बी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दिल्ली। नेक्स्ट आइए 29 नंबर। 29 में बोला जा रहा है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में बदलने हेतु किस राज्य में प्लांट की स्थापना की है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ठीक है। और ये भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तथा गेल का संयुक्त रूप से ये प्लांट स्थापित करेंगे, और इस प्लांट में कुल प्लास्टिक कचरे का 70% प्लास्टिक डीजल में बदला जा सकेगा। 30 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, VK यादव। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव भारतीय रेलवे के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चुने गए हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए अब 31 से लेके 40 तक यहाँ पे मैथ्स है, तो इसका मैं वीडियो के अंत में आप लोग को इसका आंसर बताते जाऊंगा, या नहीं तो अभी शुरू में ही इसका हम क्लियर करते जाते हैं। केवल इसका आंसर बताएंगे, आप लोग इसे सॉल्व पहले कीजिएगा खुद के प्रयासों के द्वारा। तो चलिए सबका हम आंसर बताते जाते हैं। 31 का जो सही आंसर है मैथ्स का, ठीक है, 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 58। 32 नंबर में आइए, 32 का जो सही आंसर है 32 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 160। 33 में आइए, 33 में जो श्रेणी दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26। 34 नंबर आइए, 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 87।
और 35 का जो है, 35 में आ जाइए, 35 का आपका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13.3 दिन। नेक्स्ट आइए 36 नंबर। 36 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा 4000। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में। 37 नंबर में आइए, 37 का जो सही आंसर हो जाएगा उसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 9/8। नेक्स्ट आइए 38 नंबर। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 86.4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आइए 39 में। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 5/8। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 नंबर पे यहाँ पे आपका पाई चार्ट दिया गया है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 28,900 रुपये। तो इस तरह से करके आपका मैथ्स का पूरा आंसर दे दिया हूँ, आप लोग इसे खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट आइए 41 नंबर। 41 में बोला जा रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो 41 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी पैराथोराइड। नेक्स्ट आइए 42 नंबर। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 42 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आइए 3 में है, एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं, वो कौन सा है। तो 43 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी सैक्रीन। ठीक है, और सैक्रीन एक कृत्रिम मधुरक है। ठीक है, और इसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जो कि चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है। 44 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबाल्ट, यानी कि कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के उपचार में उपयोग होता है। 45 आइए, 45 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही उसी टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में दो अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है। तो ये कौन सा फसल हो जाएगा। तो 45 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी मिश्रित फसल, यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। 46 बोल रहा है कि 1 नॉटिकल मील का मान कितने के बराबर होता है। तो देखिए 1 नॉटिकल मील रहेगा तो 1.852 सेंटीमीटर। तो 1.852 सेंटीमीटर ऑप्शन बी, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाशिकी में, यह घटना जो सूर्य की इस तरह से दिखाई देने की जिम्मेवार है क्या कहलाती है। तो 47 का बहुत लोग को पता होगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकीर्णन। नेक्स्ट आइए 48 नंबर। 48 में बोला जा रहा है कि एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है। तो 48 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लस में है, +2 डायोप्टर है, यानी कि लेंस जो है वो उत्तल लेंस होगा। अगर माइनस में होता तो अवतल लेंस होता, यानी कि कॉनकेव लेंस होता है। उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे +2 डायोप्टर है पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा लेंस हमारा क्या है, उत्तल हो जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स हो जाएगा, और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर हो जाएगी। तो F = 1/d पावर। ठीक है, तो उसी फार्मूला से यहाँ पे ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 49 में। 49 में बोला जा रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो 50 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरणों को फैलने को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। स्टार्च विलियन, ठीक है, स्टार्च विलियन
पानी का मिश्रण पानी का मिश्रण का कोलाइडल विलयन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और दूध वगैरह इसके भी एग्जाम्पल हैं, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आइए, 51 नंबर। यहाँ पे बोल रहा है कि एक्वा रेजिया का किसका मिश्रण है? तो 51 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना अनुपात में मिलता है? तो 3:1 में। एक्वारेजिया में आपको गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में ये समर्थ होता है एक्वारेजिया। 52 नंबर आइए, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो ये बहुत लोग को पता होगा। 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट आइए 53 में। 53 में बोल रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो 53 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आइए 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विपरमाणु गैस है? तो 54 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। यहाँ पे हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन O2, ठीक है, ये सब द्विपरमाणिक गैस हैं, तो एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 55 नंबर में। 55 बोल रहा है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, तो जो दिया गया ऑप्शन है उसका हो जाएगा 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा किरणें। तो इसका सबसे कम तरंग दैर्घ्य है, तो जिसका सबसे कम तरंग दैर्घ्य रहेगा उसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती है। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, ठीक है, संबंध दोनों का यही है कि ये एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा है। अगर पूछ देता कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती, तो गामा की हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में, क्रोमोजोम शब्द किसने दिया है? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्डेयर ने। तो W वाल्डेयर ने क्रोमोजोम शब्द दिया है। नेक्स्ट आइए 57 में। 57 बोला जा रहा है कि वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो 57 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट आइए 58 का, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो 58 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, काइटिन का, ठीक है। नेक्स्ट आइए 59 में। 59 में बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो 59 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो 60 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सीजियम। ये सब वन लाइनर है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में। 61 में बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो 61 का सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वर्ग के रूप में होती हैं। ये तो पहली बार में ही समझ में आ गया कि ये सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वर्ग के रूप में होती हैं। नेक्स्ट आइए 62 नंबर। 62 में बोला जा रहा है कि अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है। तो 62 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। 63 में आइए, उत्कृष्ट धातु है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए उत्कृष्ट धातु में कौन कौन सा आ जाएगा? तो सोना, प्लेटिनम, चांदी, मरकरी। तो 2 को आ गया, तो 1 से ज्यादा हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आइए 64 नंबर में। 64 बोल रहा है कि बायोमास अवशेषों को जलाने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुक्त होती है? तो 64 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? तो बायोमास अवशेषों को जलाने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन,
कार्बन डाइऑक्साइड, आरटी और पार्टिकुलेट मैटर वगैरह वायुमंडल में मुक्त होते हैं, तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 65 में। 65 में बोला है कि प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण है? तो 65 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स सीटू संरक्षण। तो एक्स सीटू संरक्षण में प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर होता है। तो प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान एक्स सीटू संरक्षण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में। 66 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत वर्णित है? तो 66 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। नेक्स्ट आइए 67 में। तो और ये पहला में आइएगा 66 में। तो 66 का एक चीज है कि संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है। तो इस तरह से 66 भी इंपॉर्टेंट है। अब आइए 67 में। 67 बोल रहा है कि भारत में निम्न में से किस वर्ष में संसदीय चुनाव नहीं हुए थे? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन ई, भारत में संसदीय चुनाव 2004 और 9 में नहीं हुए थे। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आइए 68 में। 68 में बोला जा रहा है, हाँ 68 में बोला जा रहा है कि संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। तो शून्यकाल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले संसद में उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन है जो 1962 से जारी है। 69 आइए, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो 69 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1965। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 1962, 1971 और 1975 में घोषित किया गया, यानी कि 3 बार। और 1962 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1968 तक जारी रहा। तो अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में। 70 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो 70 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में। 71 में बोला जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो 71 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल राज्य। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश इसमें सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में। तो 72 में बोला कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो 72 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 को। तो संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 73 में। तो 73 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 73 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बीपी मंडल। तो वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट आइए 74 में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, यहाँ पे नहीं है। तो 74 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? तो संविधान के मूल ढांचे में कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा इत्यादि शामिल है। तो एक तरह से ये सभी अंतर्गत आते हैं और हमारा प्रश्न नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा सही आंसर। नेक्स्ट आइए 75 में। 75 में बोल रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 75 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 2007 में, अप्रैल 2007 में।
76 में आइए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो 76 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल मंत्रिमंडल की लिखित शिकायत पर, मतलब लिखित सिफारिश पर, सॉरी, ठीक है। तो क्यों? तो देखिए इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए 77 में, गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? तो देखिए 77 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे 77 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे देश में पंचम पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन की योजना के प्रमुख उद्देश्यों के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट आइए 78 में। 78 में बोल रहा है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो 78 का सबको पता होगा, ऑप्शन ए, संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा। नेक्स्ट आइए 79 में, और 78 में ही एक चीज देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो 78 में बोलता है कि अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 231 के तहत। अब आइए 79 में। 79 में बोल रहा है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 79 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। तो देखिए धन विधेयक को सिर्फ मंत्री द्वारा पूर्व स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। तो हमारा इसमें बोल रहा था कि कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखिए इससे ज्यादा गलती है, इसलिए एक से अधिक यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। 80 नंबर आइए। 80 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 97वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये संशोधन आपका कब हुआ था? तो 2011 में, ठीक है। नेक्स्ट आइए 81 नंबर। 81 बोल रहा है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? तो 81 का बहुत लोग को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। नेक्स्ट आइए 82 नंबर में। 82 में बोला जा रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो 82 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 40। तो संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। 83 आइए। 83 में बोल रहा है कि निम्नलिखित अकाल आयोग को क्रम से सजाएं। तो 83 में हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1 4 3 2। तो देखिए स्मिथ आयोग जो है ये हो जाएगा आपका 1860-61, और कैंपेबल आयोग जो है ये हो जाएगा हमारा 1866 से 67, और स्ट्रैची आयोग जो है ये हो जाएगा 1878 से 80, और लायल आयोग है ये हो जाएगा 1897। नेक्स्ट आइए 84 नंबर में। 84 में बोल रहा है कि 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम के द्वारा, और ये हुआ था 1976 में। नेक्स्ट आइए 85 नंबर में। 85 में यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, सुमलित नहीं है। तो न्यू इंडिया क्या हो जाएगा? तो न्यू इंडिया पत्रिका एनी बेसेंट से संबंधित है, और महात्मा गांधी से यंग इंडिया संबंधित है। नेक्स्ट आइए 86 में। 86 में बोल रहा है कि शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 86 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल कलाम आजाद। तो शिमला सम्मेलन हुआ था हमारा 24 जून 1945 से लेकर
14 जुलाई 1945 तक। ठीक है, और इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि ने भी भाग लिया। महात्मा गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया था और शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल द्वारा बुलाया गया था। तो 86 भी इंपॉर्टेंट तथ्य है 86 के क्वेश्चन में। 87 नंबर आइए। 87 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 87 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रामोसी विद्रोह। ये पश्चिम बंगाल न होकर के महाराष्ट्र का क्षेत्र यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और रामोसी विद्रोह कब हुआ था? तो 1877 से लेकर 1887 तक ये विद्रोह चलता रहा था और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था रामोसी विद्रोह, और इसका नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। यह विद्रोह अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचा पाने की अंग्रेजी सरकार की असफलता के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट आइए 88 नंबर में। 88 बोल रहा कि कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 88 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। तो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। वे कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय या प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आइए 89 नंबर। 89 बोल रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 89 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान। तो ये जो था अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये मुस्लिमों में तर्कवाद एवं धर्म सुधार के उद्देश्य से ये अलीगढ़ आंदोलन किया गया था, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था। 90 नंबर में आइए। 90 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई, साथ ही 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल भी भेज दिया गया? तो 90 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडी सावरकर। और वीडी सावरकर को सरकार के विरुद्ध आक्रमण एवं उत्तेजनात्मक भाषण देने एवं हथियार बांटने के आरोप में 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी दोषी माना था। नेक्स्ट आइए 91 नंबर में। 91 बोल रहा है कि किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस से आग्रह किया गया कि वो समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करे? तो 91 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आइए 92 में। 92 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवध का अधिग्रहण। अवध का अधिग्रहण डलहौजी की राजनीतिक भूल सिद्ध हुई, क्योंकि इसका परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। अब नेक्स्ट आइए 93 में। 93 में बोला जा रहा है कि बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी? ठीक है, तो 93 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मुगल सम्राट ने। तो बक्सर के युद्ध 1764 में जीतने के बाद मुगल सम्राट, तो मुगल सम्राट कौन था उस समय? शाह आलम द्वितीय ने द्वितीय से अंग्रेजों ने 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि की, और इस संधि के अंतर्गत शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से देनी पड़ी। तो यहाँ पे मुगल सम्राट, अगर उस मुगल सम्राट न देकर के नाम हो जाएगा तो नाम में हो जाएगा सम्राट शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट आइए 94 नंबर में। 94 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 94 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वाला सही है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू की पराजय हुई। 95 नंबर में आइए। 95 में कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो 95 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स पर। और लेकिन किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया था। 96 नंबर में आइए। 96 बोला जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? तो ये बहुत लोगों को पता होगा, ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। गाजीपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। 97 नंबर आइए। मानव ने अग्नि का प्रयोग करना सीखा? तो 97 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट आइए 98 नंबर। 98 में बोल रहा है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई।
तो ये कब हुआ था? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। और इसी दिन 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट आइए 99 नंबर में। 99 बोल रहा है कि तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तो 99 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राज ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज ने। और इसने 1010 ईस्वी में राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। राज एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय की पहचान के रूप में विभिन्न स्थानों पर शिव एवं विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए और चोल राजाओं ने इन मंदिरों पर अभिलेख लिखने की प्रथा शुरू की। 100 नंबर में आइए। 100 नंबर में बोला जा रहा है कि औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? तो 100 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वीणा। और औरंगजेब संगीत को इस्लाम का विरोधी मानता था, परंतु वह वीणा बजाने में दक्ष था और अकबर नगाड़ा बजाने में दक्ष था। नेक्स्ट आइए 101 नंबर में। 101 बोल रहा है कि किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो 101 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुची को। तो इतालवी यात्री निकोलाओ मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था और चिकित्सक से पहले वह एक तोपची थे। नेक्स्ट आइए 102 नंबर में। 102 में बोला जा रहा है कि किस मुगल बादशाह ने भू राजस्व की वसूली के लिए जब्ती प्रणाली को शुरू किया था? तो 102 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट आइए 103 नंबर में। सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? तो 103 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्शबंदी। नक्शबंदी सूफियों ने कुरान के अक्षरशः पालन पर बल दिया। नक्शबंदी सिलसिले को सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय माना जाता है। 104 नंबर में आइए। 104 बोल रहा है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक खैराती अस्पताल। 105 में आइए। 105 में बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त घोड़े के अस्थि पंजर किस स्थल से मिले हैं? तो 105 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरकोटदा। नेक्स्ट आइए 106 नंबर। 106 में बोला जा रहा है कि गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? तो 106 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, खिल्ले। नेक्स्ट आइए 107 नंबर। 107 में बोला कि किस शासक द्वारा वातापी कोंड की उपाधि धारण की गई थी? तो 107 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट आइए 108 नंबर। 108 बोला कि उत्तर वैदिक काल से प्राप्त मृदि भांड किस संस्कृति से संबंधित है? तो 108 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। तो उत्तर वैदिक काल में सभी संस्कृति से संबंधित मृदि भांड मिले हैं, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आइए 109 नंबर। 109 में बोला कि किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया? तो 109 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन सूत पिटक बौद्ध ग्रंथ के रूप में किया गया। 110 नंबर में आइए। 110 में बोल रहा है कि पुष्य मित्र सुंग के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अयोध्या अभिलेख। तो पुष्य सुंग के बारे में धन देव के अयोध्या अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। इसमें इनके द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आइए 111 नंबर। 111 में बोला जा रहा है कि नौपाषाण युग के अवशेष बिहार में निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि नौपाषाण युग के अवशेष बिहार में चिरांद सारण जिला, चेचर वैशाली, कुतुबपुर वैशाली, ताराडीह गया,
सेनुआ, रोहतास से प्राप्त हुए हैं। इस काल में पत्थर के साथ साथ हड्डी के भी उपकरण औजार प्राप्त हुए हैं, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही है। 112 में आइए। 112 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हराकर बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध में मिलाया था। तो 112 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट आइए 113 में। 113 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कलिंग को मगध राज्य में मिलाया था। तो 113 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्मानंद ने कलिंग को सर्वप्रथम मगध में मिलाया था। 114 में आइए। निम्नलिखित में से किसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल। पाल वंश के शासक गोपाल ने उदंतपुरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट आइए 115। सब ऑनलाइनर है दोस्तों यहाँ पे। कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है। तो 115 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नान्यदेव। और कर्नाट की राजधानी कहाँ थी। तो सिमरावगढ़, ये भी बहुत बार पूछा है। तो ये सिमरावगढ़ थी जो अब नेपाल की तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। 116 नंबर में आइए। 116 में बोल रहा है कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब की गई है। तो 116 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1770 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज वेंसिस्टार्ट को नियुक्त किया गया था। ठीक है। और 1781 ईस्वी में इस परिषद को समाप्त कर दिया गया और उस स्थान पे रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार का पद सृजित किया गया और विलियम मैक्सवेल उस पद पर नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट आइए 117 नंबर। 117 में बोल रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। तो 117 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपालगंज। नेक्स्ट आइए 118 में। 118 में बोल रहा है कि बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट आइए। और त्याग पत्र वापस लेने के लिए उन्हें 7 दिन का समय मिलता है। नेक्स्ट आइए 19 नंबर। 19 नंबर में बोला जा रहा है कि पटना के किस क्रांतिकारी ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी। तो 119 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र मित्र ने। नेक्स्ट आइए 120 नंबर में। 120 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। तो 120 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई, तो श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद। ठीक है। ये दोनों ने मिलकर 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। ठीक है। श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद मिलकर 1906 में। 121 आइए। 121 में बोला कि तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। तो 121 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना का, जो 2012 से 2017 तक चला था। नेक्स्ट आइए 122। 122 में बोला कि निम्न में से कौन से वर्ग प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस 122 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी सभी। 123 में आइए। 123 में बोला कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का वर्तमान आधार वर्ष क्या है। तो 123 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 2012। नेक्स्ट आइए 124। 124 में बोल रहा है कि भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनपीसीआई। तो एनपीसीआई की स्थापना 2008 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा की गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य है। 125 आइए। 125 में बोला कि प्रभावी राजस्व घाटा होता है।
तो 125 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्ति सृजन से संबंधित अनुदान का अंतर ही प्रभावी राजस्व घाटा होता है। 126 नंबर में आइए। 126 बोल रहा है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो 126 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1997 में। नेक्स्ट आइए 127 नंबर। निम्न में से किसे व्यापक मुद्रा ब्रॉड मनी कहा जाता है? तो 127 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, M3 को व्यापक मुद्रा यानी कि ब्रॉड मनी कहा जाता है। और इसमें जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा एवं बैंकों के पास सावधिक जमा शामिल होता है। 128 नंबर आइए। 128 में पूछ रहा है कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो 128 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक। तो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 129 नंबर आइए। 129 में बोला जा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? तो 129 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस कर्व। नेक्स्ट आइए 130 नंबर। 130 में बोला जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वां। और 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर का व्यवस्था बनाने का संकल्प जारी किया है। नेक्स्ट आइए 131 में। केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल व्यय में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो 131 का जो सही हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से का। तो यह कुल व्यय का 20% है। ठीक है। 132 नंबर आइए। 132 में बोला जा रहा है कि बिहार के किस जिले में शहरीकरण की दर सबसे कम है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बांका। तो बिहार में शहरीकरण की सर्वाधिक दर पूछेगा तो पटना हो जाएगा 43.1% और न्यूनतम दर बांका का हो जाएगा 3.5%। और ये जो डाटा दिया गया है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 से दिया गया है। 133 में बोला जा रहा है कि बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष से हुई थी? तो 133 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013-14 से। 134 नंबर में आइए। 134 बोल रहा है कि लैमा तोल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो 134 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। और लैमा तोल की पहाड़ियाँ मणिपुर में स्थित है और इसी पहाड़ी के पश्चिमी भाग से बराक एवं इरांग नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आइए 135 नंबर। 135 में बोल रहा है कि बिहार के पूर्वी भाग में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो 135 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्र जलवायु। तो पूर्वी भाग में बोल रहा। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और अगर पश्चिमी भाग में पूछे तो आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 136 में। 136 में बोल रहा है कि हाल ही में चर्चित रही अंबर नया नदी किस देश से बहती है? तो 136 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस से। तो रूस के अंबर नया नदी में हाल ही में लगभग 20,000 टन डीजल के रिसाव के कारण कुछ किलोमीटर तक इस नदी का पानी लाल हो गया तथा इस पूरे क्षेत्र में रूस द्वारा आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट आइए 137 नंबर में। 137 बोल रहा है कि NH2 बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है? तो 137 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4, 5, औरंगाबाद, गया और सासाराम। तो 2, 3, 4 ही है, 5 हम एक्स्ट्रा बोल दिए थे। ठीक है, तो औरंगाबाद, गया और सासाराम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आइए 138 नंबर। 138 बोल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आरोही या बढ़ते क्रम में कौन है? तो 138 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेखपुरा की जनसंख्या
लगभग 6,36,342 है। वहीं शिवहर की जनसंख्या लगभग 6,56,244 है। और अरवल की जनसंख्या 7 लाख के आसपास है। और लखीसराय की जनसंख्या लगभग 10 लाख के आसपास है। 139 नंबर में आइए। 139 बोल रहा है कि भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। तो 139 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 से 120 दिनों तक। और ये होता है अतः जून से सितंबर के मध्य जो है ये मानसून की अवधि लगभग 100 से 120 दिनों की होती है। नेक्स्ट आइए 140 नंबर में। 140 में बोल रहा है कि निम्न में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है। तो 140 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए उपयुक्त जो सभी देश है इसकी सीमा इजराइल से लगती है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 141 में आइए। 141 बोल रहा है कि विश्व के सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस देश में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में। ठीक है, जबकि सिंचित भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक क्रमशः भारत में है, उसके बाद चीन में है और उसके बाद अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट है 142 नंबर। 142 में बोल रहा है कि परवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए। तो 142 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 27% से 32% लवणता परवालों के विकास के लिए सागर में होना चाहिए। नेक्स्ट आइए 143 नंबर में। 143 बोल रहा है कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग में किस प्रकार के वनों की अधिकता पाई जाती है। तो 143 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शुष्क पर्णपाती वन, जहां वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक ही होती है। नेक्स्ट आइए 144 नंबर। 144 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन यानी कि कोल्ड लोकल विंड है। तो 144 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी, चिनूक। तो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे एक चीज गलत दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पूरा शीत स्थानीय, दोस्तों यहाँ पे एडिटोरिया में भी गलत दे दिया गया है। 144 का जो सही आंसर होगा ना, यहाँ पे पूछा कि शीत स्थानीय पवन कोल्ड लोकल विंड जो होगा वो मिस्ट्रल होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्ट्रल। मिस्टर यह एक कठोर ठंडी पवन है जो दक्षिणी फ्रांस में उत्तर पश्चिमी दिशा से उत्तरी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लियोन की खाड़ी की ओर बढ़ती है और आमतौर पर इस दौरान मौसम साफ रहता है और यह पर्यटन गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आइए 145 नंबर। 145 हो जाएगा, बिहार के जिले जिले में टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। और नवादा में धारवाड़ क्रम की चट्टानें और नालंदा के मैदानी भाग में मुख्यतः बंगर मिट्टी के क्षेत्र, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र जहां टर्शरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र में टर्शरी क्रम की चट्टानें, और नवादा में अगर पूछेगा तो यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो यही दोनों ज़्यादा पूछता है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। 146 में आइए। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में असत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे राज्य दिया गया है और गठन वर्ष दिया गया है। तो इसमें सबसे जो इसमें असत्य है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मेघालय। इसका जो गठन हुआ था वो 1972 में हुआ था। नेक्स्ट आइए 147 नंबर। 147 बोल रहा है निम्न में से कौन सा प्लेट प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अमेरिका महादेश के बीच स्थित है। तो 147 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नास्का प्लेट। तो एक मिनट यहाँ पे रुकिएगा, इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, तो 147 का जो है ये सही है, नास्का प्लेट हो जाएगा। ठीक ना, तो नास्का प्लेट जो है वो प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच स्थित है। लेकिन अगर कोकोस प्लेट के बारे में पूछ देगा तो कोकोस प्लेट प्रशांत महासागर एवं मध्य अमेरिका के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट आइए 148 नंबर। 148 में है, 148 में बोला जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा भाषण 4 एवं ठेंगर 4 द्वीप किस सागर या खाड़ी में स्थित है।
तो 148 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। भासन 4 एवं ठेंगर 4 द्वीप हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से बना है, जो बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के मुहाने पर स्थित है। वर्तमान में यह रोहिंग्या का निवास स्थान बन गया है। 149 नंबर आइए। 149 में बोला जा रहा है कि बिहार के किस जिला को गंगा नदी दो भागों में बांटती है। तो 149 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर को। तो भागलपुर जिला से गंगा नदी बीचों बीच प्रवाहित होती है, जिससे भागलपुर दो भागों में विभक्त दिखता है। 150 और इस टेस्ट सीरीज का 8वां टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिले हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार का जिला केवल गोपालगंज है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों करके आपका मैंने ये टेस्ट नंबर आज 8 कंप्लीट करवा दिया है। और आप लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि सर 29 से पहले करवा दीजिए, सर ये करवा दीजिए। देखिए आप लोग पैसेंस रखिए, 27 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम है। और अगर आप लोग बिहार दरोगा वाले छात्र इसको देख रहे हैं तो जितना वीडियो बन रहा है बस उतना ही देखें और बाकी का प्रैक्टिस करें। ठीक है, लास्ट टाइम में आप लोग नया चीज़ मत देखिए, नहीं तो और टेंशन ज़्यादा हो जाएगा। 8 तक मैंने करवा दिया है, अगर आपको देखना है तो 8 तक का आप लोग टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। और बाकी अगर नहीं आ रहा है टेस्ट सीरीज, समय नहीं मिल पाने के कारण जल्दी से नहीं आ पा रहा है, वीडियो नहीं बन पा रहा है, तो आप लोग जो पढ़ चुके हैं उससे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिनका 29 नवंबर को बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम 15 सेट का कर लेंगे इसका तो ही होगा मेरा सिलेक्शन। अब तक आपने जो पढ़ा है, जितना सेट मारे, क्या आपने उसे याद रखा है? अगर नहीं तो उसे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को इसी तरह का टेस्ट सीरीज पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। और पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इन सारे वीडियो का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपने हमारा एड्यूटेरिया का 1 से लेकर 7 तक का टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।